न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क एनसीएन की जानब से तमाम नाजरीन को खुशामदीद। नाजरीन, आज स्पेशल डे भी है। इस्लामाबाद पे शहीद शहबाज भट्टी साहब के खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। तो इस हवाले से भी आज बड़ा एक अहम दिन है। और इसके साथ साथ मैं जितने भी अरकान असम्बली हैं नौ मुंतखब, तो उन्हें हम खुशामदीद कहते हैं बड़ी नेक तमन्नाओं के साथ। और हमारी कोशिश होगी कि हम जहां एक शहबाज भट्टी साहब ने एक मकसद के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी या इंतहा पसंदी का वो शिकार हुए, तो उनको भी याद किया जाए। और नाजरीन, ये एक बड़ी खूबसूरत एक बड़ी अहम बात सामने आई है। सैमसन साहब यकीनन इस बात से को बयान भी करेंगे बड़ी तफसील से, या जिस तरह भी मुख्तसर, कि हालिया जब इछरा में वाकया हुआ, जिसको सब हलवा 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 कहते हैं, गलत फहमी से उस बड़ा एक बलवा होने को जा रहा था, जिसमें एक इंस्पेक्टर, लेडी इंस्पेक्टर ने जुर्रत का मुजाहरा किया, उन्हें बचाया और बहुत सारी पजीराई उन्हें हासिल हुई। यहाँ तक आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सऊदी अरब, बहुत सारे दूसरे ममालिकों ने भी उनकी जुर्रत को सलूट किया। इसका मतलब ये है कि लोग अब इंतहा पसंदी से तंग आ चुके हैं। और जो हम कल को ये बात कर रहे थे कि वो मुजरिम जिन्होंने मजबूर किया उसे माफी मांगने के लिए, और जिनकी वजह से ये आया कि अरबी, कुछ भी अरबी में हो तो उसको तौहीने रसालत ना दिया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा केस बन चुका है। तो मैं छोटा सा लेके स्टार्ट थोड़ा सा बताता जाऊं पहले कि हमारे साथ बाबा फेल्बस क्रिस्टोफर हैं लाहौर से, जो पहले नंबर पर आकर पंजाब असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए हैं। बहुत ही पोलाइट और हम्बल हैं, कुछ करना चाहते हैं। और उनके बाद हमारे साथ आप सबके जाने पहचाने समसन सलामा साहब, जो एक जुर्रत का निशान भी समझे जाते हैं। हमारी तवक्कुआत बहुत सारी उनके साथ वो बस्ता, और दुआएं भी इसलिए कि बड़ी जुर्रत मंदी इतना दिखाना कोई आम लोगों का काम नहीं। और फिर हमारे साथ आज पहली दफा आ रहे हैं, गो के उनका समड़िया सियालकोट से तलक है, इकबाल खोकर साहब का काउंसलर हैं, जो इंग्लैंड में अब मुकीम हैं। और इमानुएल अतर जूलियस भी हमारे साथ शामिल हो जाएं। तो मैं छोटा सा सवाल करते हुए इकबाल साहब के साथ करते हुए वापस श्री असलम साहबा, जो आज के प्रोग्राम की मेज़बान हैं, उनको दावत दूंगा कि वो इस प्रोग्राम को आगे चलाएं। वो एक बहुत अच्छी एंकर भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, प्रैक्टिकल काम कर रही हैं। तो मैं पहला सवाल करता चलूं इनसे, इकबाल साहब, आज जो इतनी बड़ा हम शोर सुनते थे, बड़ा देखते भी थे फेसबुक सोशल मीडिया पर भी, कि शहीद शहबाज भट्टी साहब को बड़ी खराज तहसीन, बड़े वादे भी किए जा रहे हैं, किए जाते हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, आज वो नजर नहीं आ रही। इसकी वजह इकबाल साहब आप क्या समझते हो? बाद दफा मैंने बहुत दफा देखा सुना भी कि आप बड़े केसेस को सॉल्व करने के चक्कर में थे, तो बाद में गए तो वो लोगों ने जो है ना, वो अपने तौर पे कंप्रोमाइज करके आपका मेहनत को सारा एक तरफ कर दिया। जी इकबाल साहब, आप क्या कहेंगे? सर, मैं तो ये एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि जिस बंदे को खुदा ने अपनी खूबियों से नवाजा हुआ है, वो अपनी शराफत कभी नहीं खोता। जैसे कि हमारे सबका लोग कौमी तौर पर कोशिश करते हैं, मजहबी तौर पर कोशिश करते हैं, मुआशरती तौर पर भी कोशिश करते हैं कि अच्छा करने की। लेकिन जिन जिन से अच्छा हो गया है, उनका नाम हमेशा तक जिंदा रहेगा। जैसा कि हमारे बिशप साहब, जॉन जोसेफ साहब, जिन्होंने एक अजीम कुर्बानी कौम के लिए देकर अपने आप को जिंदा रखा, उसी तरह हमारे ये शहीद शहबाज भट्टी साहब, जिन्होंने कौम की खातिर अपने आप को पेश कर दिया, कौम के हकूक की खातिर
कौम की जिम्मेदारियों की खातिर उन्होंने अपनी इन तमाम बातों से कि अपने आप को मनवाया कि मैं वाकई एक लीडर हूँ। तो बेशक उनकी इन बातों को लोगों ने अच्छा ना समझा, तो उनको शहीद कर दिया गया। लेकिन जो नुमाइंदे होते हैं या लीडर होते हैं, वो अपनी खूबियों से कभी भी कौम के पीछे नहीं रहने देते। ये तो ठीक है, लेकिन ये वजह क्या हुई कि उन्होंने फरामोश कर दी? उनकी कुर्बानी एक तरह की लग रहा है ऐसा। बाकी भी जो जो इसका जवाब देंगे जी। ये बताइएगा, जो फिर जो आगे चलते हैं। जो जो वक्त गुजरता जाता है ना, तो पिछली बातें जो हमारे बुजुर्गों की थी वो काफी लोग भूल चुके हैं। लेकिन जो हमारी तारीख है वो हमें भूलने नहीं देती कि जिन जिन लोगों ने अपनी कौम के लिए कुर्बानी दी है ना, वो हमेशा जिंदा रहते हैं। बेशक वक्ती तौर पर उनको लोग भूल जाते हैं। जी, मैं एक बात करते हुए हैंड ओवर करूंगा प्रोग्राम श्री असलम के साथ, कि हम इस बात पे तो एहतजाज कर रहे हैं कि वहां पे ये इलेक्शन की धांधली में पीटीआई का एक क्रिश्चियन कोई कारकुन जो है वो गिरफ्तार हुआ है, और उसको छड़ाएं। कौन छड़ाएं? क्रिश्चियन वुकला छड़ाएं। ये नहीं कि पीटीआई का कारकुन है तो पीटीआई की जिम्मेदारी बनती है। और नाजरीन, आपको याद होगा कि जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई, तो हमारा एक क्रिश्चियन नौजवान ने आग लगाकर खुदसोजी कर ली, लेकिन हमारी कौम ने उसको फरामोश कर दिया, खड़े नजर नहीं आते। तो ये बड़ा अफसोसनाक अलमिया है। तो श्री असलम साहबा, प्लीज आप बात को आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू। मसीह में सबको सलाम। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो है, एक तो हमने शहीद शबाज भट्टी साहब को खराज तहसीन पेश करना है। दूसरा, जितने भी अभी नुमाइंदगान असम्बली तक पहुंचे हैं उनको भी हम अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तीसरा ये है कि जो हमारे साथ एक्टिविस्ट हैं, हम उनसे भी कुछ पूछेंगे इन तमाम सिनेरियो के हवाले से कि वो क्या समझते हैं। वो अभी सियासी सूझबूझ हमारे लोगों में कितनी है। लेकिन आज का हम जो स्टार्ट है वो हम एज यूजुअल हम अपने एक्टिविस्ट साहब हैं जो हमारे सैमसन सलामत साहब हैं। इनके ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन इनसे करूँ कि सर, आपने देखा है कि आप हमेशा लोगों को जो है वो सूझबूझ पे ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, और मैंने काफी सारी चीजों में देखा है कि आप लोगों को सियासी जो अमल में हिस्सा लेने के लिए भी उन्हें तैयार कर रहे होते हैं और बताते हैं कि कैसे अवाम अपने नुमाइंदों को चुने। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो इलेक्शन हुए हैं, तो अवाम ने कुछ इसमें बेहतरी आई है, या आपकी ट्रेनिंग का या आप लोगों की अवेयरनेस का कुछ उसमें असर हुआ है? काइंडली ये बताइए। बहुत शुक्रिया शीरी आपका, और सैमसन जावेद साहब का, और एनसीएन का बहुत शुक्रिया कि एक मर्तबा फिर उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं नाजरीन से जितने भी सुन रहे हैं इस वक्त दुनिया भर में, उनसे बात कर सकूं। मैं समझता हूं कि सबसे पहली बात तो तमाम पाकिस्तानियों को ये समझने की है कि जमहूरियत एक सियासी निज़ाम है, और यही सियासी निज़ाम जो है वो ये ताकत रखता है कि पाकिस्तान को जो इस वक्त मसाइल दरपेश हैं, उनसे बाहर निकाल सकता है ये निज़ाम। इसमें अभी तक बहुत सारी खामियाँ हैं, बहुत सारे चैलेंजेज़ हैं जमहूरियत के जो असल असरात हैं वो लोगों तक पहुँचाने के लिए। जहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि इस जमहूरियत में कमज़ोर लोगों का, आम लोगों का हिस्सा बहुत कम है इक़्तिदार के अंदर। वहाँ पर मैं ये भी सोचता हूँ कि 2024 के जो इलेक्शन है, बेशक इसके हवाले से बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं, बेज़ाब्तियाँ भी हुई हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की है, और हम देखते हैं कि तकरीबन ओवरऑल जो है वो 50% जो है वो हमने टर्नआउट जो है वो इलेक्शंस में देखा है। यानी जो काम हम जैसे लोगों ने किया है पाकिस्तान में, अवाम को ये बावर कराने के लिए कि जमहूरियत की कामयाबी के लिए उनका वोट डालना, सियासत में शामिल होना, शमूलियत करना, ये कितना ज़रूरी है। तो लोगों ने ये बात समझी है और अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो पूरी की है। जहाँ पर खराबियाँ आई हैं वो लोगों में नहीं है, मैं समझता हूँ कि वो जो इदारे जिनकी ज़िम्मेदारी थी इलेक्शन करवाना, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो निगरान हुकूमत है, वो इंतज़ामिया है,
वहां पर जो बेज़ाब्तगियां हुई हैं, उनकी जो नाअहलियां हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान में जो इस वक्त क्राइसिस हमें सियासी नजर आ रहा है, तो वो उनकी वजह से है। इसके हरगिज जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान की आवाम नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जमहूरियत जो है, इसका गदलापन जो है, वो इसी तरह से ही कम हो सकता है कि ये सिस्टम जो है वो एक तो चलता रहे, इसमें तातुल नहीं आना चाहिए, वक्त पर जो है वो इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि जैसे-जैसे ही हम इसको आगे चलाएँगे, वैसे-वैसे हमारे मसाइल जो हैं वो इस हवाले से कम होते जाएँ। तो मैं पाकिस्तान के अवाम को सबसे पहले शाबाश कहना चाहता हूँ, जिन्होंने जमहूरी होने का सबूत दिया है, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की है और वो ज़िम्मेदारी उन्होंने जो है वो सियासतदानों के काँधों पर जो है वो डाल दी है। तो अब हुँ। सियासतदानों पे डिपेंड करता है कि वो कैसे मुल्क को आगे चलाते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। अभी हम सबसे जो चीज़ें अभी निकल के आएँगी, उस पे हम दोबारा एक टर्न लेंगे। इस पे मैं दोबारा भी आपको इसमें शामिल करूँगी इस गुफ्तगू में। अभी हम चलते हैं बाबा फिल्बोस साहब की तरफ, कि मैं समझती हूँ कि आ गए और छा गए वाली बात इनके ऊपर बिल्कुल सादर आती है और सर आपको बहुत-बहुत मुबारक हो सबसे पहले तो। जी, मेहरबानी सिस्टर, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। थैंक यू। और आपसे ये सवाल है कि आपने अपने करियर का आगाज़ कब, कहाँ और कैसे किया? और कोई आपने सियासी ट्रेनिंग ली या कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? जी, गुज़ारिश ये है कि सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, खुदा ने मुझ पे ये फ़ज़ल किया। और उसके बाद मैं अपना थोड़ा-सा आपकी इजाज़त से तारुफ़ चाहूँगा। मेरे वालिद साहब, उनका नाम था साईं बाबा हदायत मसीह साधु। वो मसीह हुँ, साधु थे और ये कोई मैं बनावटी बात नहीं कर रहा, रिकॉर्ड मौजूद है। हम पार्टीशन से पहले अपने इलाके के जो है वो डेरेदार हैं। डेरे वाले के नाम से लोग हमें बुलाते हैं। तो खानदानी हमारी तरबियत तो खिदमत की हुई थी। हुँ, तो मैंने 2008 में मेरे वालिद साहब वफात पा गए। उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी में, अपनी हयाती में, मेरे 2 भाई बड़े हैं, एक छोटा है मुझसे। उन्होंने ये कहा कि ये जो मेरी जो पग है ना, मेरे जाने के बाद ये फैलबूस के सर पे रखनी है आपने। तो वो पग की बदौलत छोटा होने की वजह से फिर उनके एहतराम में लोग बाबा फैलबूस के नाम से जानते थे। था सरकारी जॉब करता था, तो फिर वालिद की वफात के बाद वो हमारा निजाम नहीं चल रहा था, तो फिर मैंने वो नौकरी जो है वो छोड़ी। आने की वजह से ना हमारे जो इलाके के लोग थे ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए थे सारे, तो वो सबकी ये दिली ख्वाहिश थी कि आप ना सियासी तौर पे ना इस मैदान में आए, आगे बढ़े। तो फिर मैंने पहले तो मकामी जो सियासत छोटी-मोटी थी वो तो करते थे। 2016 में मैंने प्रॉपर ना इसको एक काम और इसका टारगेट समझ के इस पे काम किया। फिर मैंने काफ़ी जहाँ तक हो सकी मैंने अपनी पार्टी के लिए खिदमत की। मेरे पास वो सारा रिकॉर्ड मौजूद है। एक बात आपके ज़रिए मैं आम लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं खिदमत के लिए इस मैदान में आया हूँ। बेशक खुदा ने मुझे टाइटल एमपीए का दिया है, लेकिन मैं अपनी कौम का सर्वेंट हूँ, मैं अपनी कौम का खादिम हूँ, मैं अपनी कौम का नौकर हूँ और खिदमत के जज़्बे से आया हूँ। और रिकॉर्ड मौजूद है, डाटा मौजूद है कि सबसे ज़्यादा मैं अपने हलके में अवामी मकबूलियत रखने वाला आदमी हूँ। सबसे हुँ, बड़े मैंने सियासी जो है वो प्रोग्राम करवाए हैं अपने हलका में, अपने इलाका में। और मैं जाती उम्रा मियाँ साहब की जहाँ रहायशगाह है, उस हलके से हूँ और मेरी ये मेहनत है। मैंने मेहनत की, जब मरियम साहबा ने हमें ऑर्गेनाइज़र कमेटी का मेंबर बनाया, हमारे साथ मोहतरमा रहीला खादिम हुसैन साहबा को हेड लगाया, तो हमने पूरा पंजाब, जहाँ हमारे जो जिनके पास बड़े-बड़े ओहदे भी रहे हैं, जिन-जिन जगह पे वो नहीं पहुँच सके, हमने बतौर वर्कर पहुँच के तारीखी तौर पे हमने पंजाब में बहुत बड़ी तंजीम साज़ी की और ये हमारी उस मेहनत का सिला है। खुदा का शुक्र करता हूँ, क़यादत की मेहरबानी से हम आ गए हैं और काम करने के लिए आए हैं, काम के जज़्बे से आए हैं और तमाम उन इश्यू को हाइलाइट करना चाहते हैं, उन पे आवाज़ उठाना चाहते हैं, जो मेरी कौम के मसले हैं, जो मेरी कौम की प्रॉब्लम है। तो इसमें मैंने तो अपनी फ़ेसबुक पे बेशुमार अपनी मूवीज़ भी लगाई हैं कि मुझे अपने उन तमाम आप जैसे साहिब-इल्म लोगों की ज़रूरत है, जो मुझे गाइड करें और खुदा के फ़ज़ल से देखें, आज शहबाज़ भट्टी साहब हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं। लेकिन जो हुँ, सियासी तौर पे उन्होंने खिदमत की है, उनको कभी कोई भूल नहीं सकता। जब भी सियासत की किताब खुलेगी,
तो उसमें सरफरिस्त जो वर्क है, जो काम है, वो शहबाज भट्टी साहब के याद किए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वाकई कौमी काम किया है। तो ये मेरे लिए और ज्यादा बरकत की बात है कि आप जैसे साहिब इल्म लोगों के साथ मुझे बात करने का मौका मिला है। तो मजीद भी हम आपकी रहनुमाई में, आपकी आवाज में आवाज बनेंगे खुदा के फजल से। बिल्कुल ठीक। जैसे कि आपने बताया, आपने बड़े बड़े जलसे किए, आप अपनी कम्युनिटी के लिए मतलब आए हैं, उनके काम करेंगे। तो ये बताइए कि एमपीए आप बन गए, ठीक है, तो क्या जी आप पंजाब के जो मसीही कम्युनिटी है या दूसरी मजहबी अकलियतें हैं, तो आपके पास कोई ऐसा प्लान है कि आप अपने मंशूर के मुताबिक उस पे काम कर सकेंगे या मंशूर पे अमल करवा सकेंगे अपनी गवर्नमेंट से या पंजाब जी गवर्नमेंट से? जी, आपने देखा है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने अपने हर जलसे में, हर स्पीच में मिनॉरिटी का जिक्र जरूर किया है। तो हमारी काफी हम्म डिटेल के साथ उनके साथ मुलाकातें हुई हैं, बातचीत हुई है। वो बहुत कुछ करना चाहती हैं अकलीतों के लिए, और पहली बार हुआ है कि आप देखें कुछ बातें हमारी पार्टी ने अपने मंशूर में शामिल की हुई हैं। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये बात फरमाई थी कि हम वो बातें शामिल करें जो हम कर सकें। तो उसमें काफी चीजें शामिल हैं, जो चीजें शामिल हैं उन पे तो यकीनी अमल होगा। और उसके अलावा भी जो हमारे मेन इशू है, देखिए हमारा ये जो जबरी मजहब तब्दीली का मसला है, ये बड़ा हमारा मसला हम्म है। उसके बाद ये जो आए रोज मजहबी हमारे वाकयात होते हैं, तशद्दुद होता है, हमारी इबादत गाहें जला दी जाती हैं, और उसके बाद आप जानते हैं कि ये जो गलत इस्तेमाल होता है बिला वजह बेगना लोगों पे, ये जो तौहीन रसालत के मुकदमात होते हैं, ये आए रोज हमारा इनका सामना है, और ये खौफ है हमारे लोगों में। इस पे हमारी जो लीडरशिप है, हमारी क्यादत है, वो यकीनन बड़ा एहसन तरीके से, बड़े खूबसूरत तरीके से इस पे काम करेंगे, ताकि वाकई ये हमारा प्यारा वतन जो है, हमारा प्यारा मुल्क जो है, ये हमारे लिए एक महफूज और मोहब्बत वाली, प्यार वाली, शफकत वाली माँ की तरह हमारे लिए बन जाएगा। तो खुदा के फजल से जरूर इस पे काम होगा, इन तमाम जो हमारे मामलात हैं इन पे जरूर काम होगा। जी, जी, बहुत अच्छा, आपने ठीक कहा। मैं सुनना चाह रही थी कि बल्कि लोग भी सुनना चाह रहे हैं कि आप भी कोई प्लान बताते कि आपने किस प्लान आउट को लेके आप असेंबली में आए हैं। जी तो जी, वो चले मैं आपको हम बताता हूँ। बात। ये हमने उस पे पेपर वर्क हमारा जो है, वो लीगल दोस्त जो हमारे हैं, जिनको हमने ये सारा टारगेट सौंपा हुआ है, वो इस पे सारा काम कर रहे हैं। तो खुदा के फजल से हर रोज आपको हाउस में आपके भाई की जो आवाज है वो सुनाई देगी, और उन्हीं इश्यू पे देंगे तो हम सब जानते हैं जो हमारे मेन इश्यू हैं, वो किसी से भी ढके छुपे नहीं है। उसके अलावा हमारा जो हुँ, देखिए ये जो कोटे का मामला है, कोटे पे ऑफिस अमल नहीं हुआ। उसके बाद जो एजुकेशन का हमें कोटा दिया गया है, उस पे 2% दिया गया, और 2% में भी वो ना मेडिकल में है ना नर्सिंग के स्कूल में है। इस तरह की जी, सारी जो चीजें हैं, उस पे सारा हम अपना ना वो मुआद जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो खुदा के फजल से आप 8-10 दिन के बाद हम दोबारा अगर इकट्ठे हो, या वैसे नंबर भी आप सबके हमारे साथ हैं, तो मैं आप सबके साथ शेयर जी, जी। करूंगा उन सारी बातों को। और मजीद आपसे भी हमें ये तवक्को है, हम उम्मीद करते हैं कि देखिए मेरा ये पहला टेन्योर है, मैं तो इससे पहले कभी काउंसलर भी नहीं बना। तो खुदा ने मुझे इतनी बड़ी इज्जत दी है, वरना बंदा काउंसलर, डिस्ट्रिक्ट ये तो काउंसलर, बहुत इस ग्रेट तरह है की आप। तरतीब ये के तो साथ चलता है। तो मुझे खुदा ने इतनी इज्जत दी है, तो फिर इंसान इसी तरह सीखता है। आप सब के हम सीखेंगे, और यकीनन जो हमारी मामलात हैं उनको हम अपनी क़यादत के हजूर पेश करेंगे, उसको अपने अवान में पेश करेंगे, ताकि कुछ ना जी, कुछ हम जरूर करें, जो कि हमारे लिए भी कल को हमें भी अच्छे अल्फाज के साथ याद करें, हमारे कामों की वजह से को हमें याद करे। तो ज़बरदस्त, जरूर करना ज़बरदस्त। चाहते हैं, इसमें हम बार बार यही कहेंगे कि आप सबके तावन की जरूरत है। थैंक यू। जी श्री बिल्कुल बहन, हम वादा आपके यहाँ लाहौर में बैठे हुए हैं, आपके साथ देखिए सैमसन सलामत जैसा जब बंदा साथ हो, तो मेरे ख्याल में और तो किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्यों सैमसन सलामत साहब? मैंने खुद इनके पास मेरा हाजिर ख्याल होना है जी, इनसे आपकी जॉइन इनसे करके रहनुमाई लेने के लिए टाइम इनके नहीं पास मिला। हाजिर होना है जी मैंने। अच्छा, अभी मैं जाऊँगी खोखर साहब की तरफ, इकबाल खोखर साहब, जिन जो मुझे अभी आज मेरी फर्स्ट उनके साथ इंटरेक्शन है,
और मुझे पता चला कि वो समरियाल से हैं और आजकल वो यूके बेस्ड हैं। तो सर मुझे ये बताइए कि आपने यहाँ भी एक टाइम गुजारा, आप वहाँ भी टाइम गुजार रहे हैं, तो यहाँ की पॉलिटिक्स में और वहाँ की पॉलिटिक्स में क्या फ़र्क है? सेकंड थिंग कि जो मिनॉरिटीज़ के हालात हैं, वहाँ पे जो मुस्लिम मिनॉरिटीज़ है वो कैसी है और यहाँ पे क्रिश्चियन मिनॉरिटी कैसी है? ये तो खैर बच्चों वाला सवाल है, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगी कि आप इन दोनों कम्युनिटी का बताएं हमें कि आपने क्या वहाँ पे चेंजेस देखे। मेरी तरफ से सबको अगेन सलाम। पाकिस्तान में तो मैंने काफ़ी अच्छा गुजारा है। मेरी पैदाइश पाकिस्तान की है, रहा मैं सियालकोट में हूँ ज़्यादा, सोशल वर्क मेरा सियालकोट में है, जो सियासी मेरी बसीरत है वो भी सियालकोट की है। और मैंने वहाँ पर 15 साल सियासत में गुजारे हैं और तीन दफ़ा मैं वहाँ पर कौंसलर मंतखब हुआ हूँ। वहाँ की सियासत जो है ना, वो तो थोड़ी फर्क है। अभी मुझे पहला मौका है कि यहाँ पर मैं इस प्लेटफॉर्म पे बात करूँ। तो सियासत वहाँ पर जो हमारी वो फर्क किस्म की है। वो ग्रुपों की हमारी सियासत होती है, हमारी अपनी सियासत इतनी कोई नहीं होती। वो जिस ग्रुप के हम नुमाइंदे होते हैं वहाँ वहाँ पर भी हमारी सियासत हो जाती है। असल में हमारी सियासत तब होती है जब हम इंडिपेंडेंटली अवाम के वोट लेकर अवाम में आए, अवाम के हकूक को हम अपनी असेंबली में मनवाएं, तो फिर ये हमारी सियासत है। ये हमारी कोई सियासत नहीं। कोई पीपल पार्टी से आ गया, कोई नून से आ गया, कोई MQM से आ गया, ये हमारी सियासत नहीं है। हमारी सियासत जो होती है, ये होती है कि हम अपनी कौम से वोट लेकर कौम की अमानत को उनके हकूक के मुताबिक इस्तेमाल करें, तब हमारी सियासत होती है। तो मैं इतनी सी बात अपने मुल्क पाकिस्तान की सियासत की बात कर रहा हूँ। कई दफा इकबाल खोकर साहब मैंने सुना कि आपने फैसले किए और लचक ये मैं जब वहां पे था इस इलेक्शन में पाकिस्तान में था, तो मैंने कहा कि भाई आप लोगों से डिमांड क्यों नहीं करते? 35,000 की आबादी होना और 40-50 साल से वो आबाद होना, वहां ना तो कोई डाकखाना, ना कोई सरकारी स्कूल, ना कोई बैंक, वो कोई दर्जा ले ही नहीं सका। मतलब होते हैं ना विलेज A B, कोई जी दर्जा नहीं ले सका। इसकी वजह क्या? तो उन्होंने जवाब ये आया था कि कोई इत्तेफाक नहीं, कोई 4 वोट इधर चलते हैं, 4 वोट उधर चलते हैं, तकसीम दर तकसीम है, तो कोई उनको कोई फायदा भी नहीं है। बल्कि एक वाटर टैंक वहां बना, टैंकी बड़ी बनी, लोगों ने बिल नहीं दिए, वो टैंकी वाले ही और भागे। तो ऐसी क्या आप देखते हैं कि हमारी कम्युनिटी में खुद ठीक नहीं होना चाहती या क्या मसला है? इकबाल साहब, ये अपनी कम्युनिटी में क्या आपने ऐसी बहादुरी देखी कि ये जोड़ नहीं सकते, या ये कोई करना, अपनी हालत ही नहीं बदलना चाहते? मैं फिर वापस जा रहा हूँ कि मैंने देखा है जो 2000 से 2008 तक जो तकरीबन 6 तक चला है ना, वो दौर था मुशर्रफ साहब का। उसमें हमें बराबरी की सतह पर हमें वोट लेने का हक हासिल हुआ। बराबरी की सतह पर हमने अपनी आवाम के हकूक को मनवाया और बराबरी की सतह पर हम बैठते थे और बराबरी की सतह पर हमें मुंतखब होने का ये हक हासिल था। अभी यहाँ पर मुल्क पाकिस्तान में बराबरी नहीं मिल रही। ये बराबरी असल में ये इसी नहीं है कि वोट लेकर आते नहीं, जो किसी का ज्यादा प्यारा है वो सामने आ जाता है, उसकी वजह से वो सारे काम भी नहीं होते। तो क्योंकि लोगों ने अपने आप को तो मनाया होता ही नहीं होता। जब किसी को मनाया ही नहीं होता तो उसके उससे उसके हकूक कैसे हम दे सकते हैं, या किसी को हम ये कैसे कह सकते हैं हमारे हकूक में बराबर के दो। आप ठीक कहते हो, ऐसी बात है कि असल में मैं जो बात करना चाह रहा था, ये जो मैंने देखा कि लोगों में, अपने क्रिश्चियन लोगों में एक जगह पे इत्तेहाद कतन नहीं, एक दूसरे को मानते नहीं। जो आपने राइट लेने हैं उसको पहले हमें अपने आप को तैयार करना बड़ा जरूरी है। जब आप खुद इत्तेहाद में नहीं हो, खुद आप नहीं करते, तो आपको, आप कैसे कह सकते हो? ये सिस्टम की बात तो बड़ी सैमसन साहब ने बड़ी वाजिया की। अगर हम रहते हुए सिस्टम में रहते हुए जो नाफज किया गया है, अगर हम उसको छोड़ देते हैं या उसको अवेल नहीं करते, बहुत बड़ी गलती है। श्री असलम साहबा। हम सैमसन सलामत साहब की तरफ आएंगे।
तो सैमसन साहब, मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं। आपने कभी नहीं सोचा कि आप भी पॉलिटिक्स में आए? हम हर वक्त ही पॉलिटिक्स में रहते हैं, और पॉलिटिक्स सिर्फ ये नहीं है कि आप एमपीए बन जाएं, एमएनए बन जाएं। सियासत ये भी है कि आप अपने मुल्की मामलात पर नजर रखते हैं, आप उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, आप लोगों को सियासी शऊर देते हैं, उनको तैयार करके आप जो है वो इस सिस्टम के अंदर जी भेजते जी। हैं। तो हम तो उठते सोते बैठते खाते हर वक्त जो है वो सियासत करते हैं। कैसी? बाकी सैमसन सलामत जो है वो कभी भी ये मैं ओपनली कहना चाहता हूँ कि उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेगा जहां पर मैं लोगों से वोट लेकर नहीं आऊंगा। तो मेरे इस सिस्टम के साथ जो है वो नजरियाती इख्तलाफात हैं। तो नजरियाती लोग जो हैं वो अपने नजरिए पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तो मैं उनमें से एक हूँ। तो बाकी मैं सबसे पहले बाबा फैलबू साहब को, और जितने ना सिर्फ अकलियत की नशिस्तों पर हमारे बहन भाई मुंतखब हुए हैं, मुंतखब तो नहीं हुए वो, मतलब असेंबली में पहुंचे हैं, और बाकी जितने भी पूरे पाकिस्तान में लोग इलेक्शन लड़के पार्लियामेंट का हिस्सा बने हैं, मैं सबको मुबारकबाद कहना चाहता हूँ। मैं जाती तौर जी जी पर बिल्कुल। सियासतदानों को प्यार करता हूं, और मैं सियासतदानों को कभी बुरा भला नहीं कहता, गलत नहीं कहता, क्योंकि इस मुल्क के मामलात को सियासतदानों ही ने ही दुरुस्त करने हैं। तो इसलिए हमें जी, सियासतदानों को सपोर्ट भी करना चाहिए। बेशक। लेकिन मैं मैं यही आपके मुंह से सुनना चाह रही थी कि ये जो हमारे नए लोग हैं, क्या आपकी सपोर्ट उनके साथ होगी? जी मतलब। मैं अर्ज करता हूं कि बावजूद इसके कि इस निज़ाम के साथ हमारे नजरियाती इख्तलाफात हैं, लेकिन जब तक ये निज़ाम है और जो इस निज़ाम के तहत लोग आगे आए हैं, हम उनके साथ हैं, और जहां पर भी वो समझेंगे कि हम उनको मुआवनत दे सकते हैं, उनको हम अपनी कोई सपोर्ट दे सकते हैं, तो हम बिल्कुल, क्योंकि मैं ये समझता हूँ, मुझे जितने भी दोस्त अकलियती नशिस्तों पर पार्लियामेंट में गए हैं, चाहे वो सूबाई है या कौमी है, मुझे उनकी नीयत पे कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो अपने लोगों की खिदमत के जज्बे के तहत गए हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारे लोगों को हकूक मिलने चाहिए, जो उनके मसाइल हैं वो हल होने चाहिए, और अगर हम मिलजुल कर ये काम कर सके तो मेरा ख्याल है ये बेहतर, इससे कुछ नहीं होगा, ये बहुत बेहतरीन बात है। बाकी बाबा फैलबूस की मैंने बात सुनी है। बाबा जी, आप हम आपके लिए हाजिर हैं, और जब भी आप चाहें कि असेंबली में अपने लोगों के इश्यूज के हवाले से आप हमसे कोई मशवरा करना चाहें, तो हम आपके साथ हैं। आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाएं, मेरे दफ्तर आएं, मुझे चाय पर बुलाएं, मैं आपको बिल्कुल जब भी आप कहेंगे आपसे मुलाकात होगी। अच्छा, बाकी जो है वो मैं कुछ गुजारिशात जो है वो आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं कुछ चीजें बाबा जी के सामने और जितने हमारे दूसरे पंजाब के खास तौर पर एमपीज हैं उनके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि कौन सी चीजें हैं जिनको फोकस किया जा सकता है। पहली बात तो ये कि मैं ये समझता हूँ, जी मैं जी ये इस बात को अंडरस्टैंड करता हूँ कि पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात के लिए, हुकूमत के लिए हर काम करना आसान नहीं है। यहाँ इंतहा पसंद कुव्वतें जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, यहाँ काम करना इतना आसान नहीं है। जी लेकिन अगर हम जो है वो असेंबली से बाहर बैठ के कुछ काम कर सकते हैं, तो फिर वो असेंबली के अंदर जो लोग गए हैं उनके लिए भी, उनमें भी ये हिम्मत होनी चाहिए कि वो कोई कोई काम जो है वो कर सकें। हम अगर सड़कों पे खड़े होकर जो है वो इंतहा पसंदी के खिलाफ नारे लगा सकते हैं, या यहाँ जो हमारे खास तौर पर अकलियतों को मसाइल हैं उन पर हम बात कर सकते हैं, तो फिर असेंबली में भी बात इस पे हो सकती है। जो चीज दरकार है वो है हिम्मत और जुर्रत और अपने लोगों के साथ सिंसियरिटी। तो कुछ चीजें मैं जो है वो बाबा फैलबूस के सामने जो है वो रखना चाहता हूँ कि कौन सी चीजें हम फोकस कर सकते हैं। पहली बात तो जी ये जी बाबा जी कि इस वक्त जो है मुझे आपकी जमात के साथ गिला है। सबसे पहले तो मुझे गिला कर लेने दें, ठीक है। और ये गिला जो जी है वो ये है कि मैं पूरे पंजाब को छोड़ के लाहौर की अगर कम से कम दो कॉन्स्टिट्युएंसीज का मैं जिक्र करूं, तो वहां पर मसीहियों का वोट इतना है कि आपकी जमात को अता तारड़ और जो योहानाबाद की कॉन्स्टिट्युएंसी से जो आपके उम्मीदवार थे उनकी जगह किसी क्रिश्चियन को जो है वो टिकट देना चाहिए इलेक्शन प्रोटेस्ट करने के लिए। और जनरल नशिस्त बिल्कुल। पर जो है वो टिकट कोई किसी मसीही को मिलती और जी जी आपकी पार्टी उसके पीछे होती, उसको जितवाती और उसको पार्लियामेंट के अंदर जो है वो लेकर आती।
तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता कि अतात आरड़ की जगह जो है बाबा फैलबुस को जो है वो आपकी पार्टी जो है वो टिकट देती। तो बाबा फैलबुस जो है वो जी जी इलेक्शन लड़के लोगों से वोट लेकर जो है वो असेंबली में पहुंचता, जी तो बाबा फैलबुस क्रिस्टोफर जो है वो और ज्यादा जो है वो मजबूत नुमाइंदा होता। जी जी इसी तरह से योहानाबाद में जी जी जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसके वोट जो है वो फैसला कुन वोट है। इसी तरह से फैसलाबाद में जो है, जी जो वारसपुरा का इलाका है, वहां मसीहियों के बहुत बड़ी तादाद में वोट है। लेकिन आपकी जो जमात है उसने नहीं सोचा, कई सालों से हम ये तवक्को रखते हैं कि वो इन हलकों से जो है वो किसी मसीही कैंडिडेट को टिकट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आइंदा के लिए मेरा जी ख्याल है जी कि आपको अपनी पार्टी के अंदर लॉबिंग करनी चाहिए। आपको अपनी जी पार्टी जी से बात करनी चाहिए कि हमारे मसीही लोग जो हैं वो इस काबिल हैं कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो इलेक्शन लड़ के जो है वो असेंबली में पहुंचे। तो एक तो पहली बात तो मैं ये आपसे जी करना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कि देखिए, जब तक पाकिस्तान में इंतहा पसंद, पंजाब में खास तौर पर इंतहा पसंदी बहुत ज्यादा है, दूसरे सूबों की निस्बत जी यहाँ पर अकलियतों पर ज्यादा मुजालम जो है वो हुए हैं और हो रहे हैं। तो जी ये बहुत जरूरी है कि जब तक हम इंतहा पसंदों को नथ नहीं डालते, इनको कंट्रोल नहीं करते, पाकिस्तान में अकलियतों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। आप भूल जाएं कि अगर यहाँ पर 2 4 10 12 जो है वो इंतहा पसंद तंजीमें हैं, और ये इनमें से वही तंजीमें हैं जो जड़ावाला में भी मुलवस है और दूसरे जो वाकयात हैं उनमें एक मखसूस जमात जो है वो मुलवस है। जब तक हमें इस पे बात करनी जी चाहिए जी असेंबली के अंदर कि ऐसी तंजीमों पर पाबंदी होनी चाहिए और उनको सियासत में हिस्सा नहीं लेने देना चाहिए। एक तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ। मुझे पता है ये जी आसान नहीं है बाबा फैलबूस, मैं ये जी जी समझता हूँ भाई कि ये आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इस पे जरूर बात करनी जी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको जी आपके तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि यहाँ पर एक लफ्ज जो है वो सरकारी दस्तावेजात में भी इस्तेमाल हो रहा है, असेंबली के कागजात में भी इस्तेमाल हो रहा है, इलेक्शन कमीशन भी इस्तेमाल कर रही है, वो है लफ्ज नॉन मुस्लिम। तो जी मेरा ये ख्याल है कि ये बात जो है वो आपको पंजाब असेंबली में एड्रेस करने की जरूरत है कि नॉन मुस्लिम का लफ्ज जो है वो आप हमारे लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं। यानी हम हमें एक तो नॉन कहा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, और हमारी शिनाख्त ये है कि हमारे साथ मुस्लिम का लफ्ज जो है वो लगाया जाएगा, फिर हमारी शिनाख्त होगी। हमारी जी शिनाख्त जी ये नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं। आप हमें पाकिस्तानी रिलीजियस माइनॉरिटीज कहें, क्योंकि माइनॉरिटी कहना कोई बुरी बात नहीं है। माइनॉरिटी का जी मतलब है कि हम तादाद में थोड़े हैं। जी तो जी जी इस लफ्ज पे जो है वो मुझे एतराज है, और मैं सुजेस्ट करता हूं कि आपको और आपके जो साथी हैं पंजाब असेंबली के अंदर, उनको कोई रेजोल्यूशन जो है वो पंजाब असेंबली के अंदर लेकर आना चाहिए कि जी नॉन मुस्लिम का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे ही है जी जैसे देखिए हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को अगर नॉन हिंदू कहा जाए, या जी जी अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों को नॉन क्रिश्चियन कहा जाए, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। जी 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 तो जी ये हमारी शिनाख्त का मसला है। तो जी इस पे जो है वो अगर आप एक रेजोल्यूशन जो है वो पंजाब असेंबली में लेकर आ सके। और दूसरी मेरी जो तजवीज है वो ये है कि आप एक माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन बिल जो है वो पंजाब के लिए लेकर आए। जी ठीक होगा ठीक है। और ये जी बिल जो है वो सिर्फ माइनॉरिटीज के एमपीएस की तरफ से नहीं आना चाहिए, ये आपकी पार्टी की तरफ से आना चाहिए, जिसमें आप ये जो इंतहा पसंद जमाते हैं उसके हवाले से बात होनी चाहिए कि हेट स्पीच को जो है वो कैसे रोकना है अकलियतों के खिलाफ, और जो फोर्स कन्वर्जन का मामला है वो उसको उसमें एड्रेस होना चाहिए। और उसके साथ जी साथ जी जो खास तौर पर जो तौहीने मजहब के कवानीन का गलत इस्तेमाल है, जिसमें मैंने हमेशा तजवीज दी है, ये इचरा वाले मामले के बाद भी मैंने ये कहा है कि ये मामला तब तक नहीं रुक सकता जब तक हम ये सजा नहीं मुकर्रर करेंगे कि इल्जाम लगाने वाला अगर झूठा साबित होगा तो उसके लिए भी वही सजा होगी जो तौहीन करने वाले की सजा होगी। जी तो जी हमें एक ना काउंटर लॉ की जरूरत है। ठीक है। और जी चौथी बात मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि पंजाब जी हुकूमत ने जड़ावाला वाकया के बाद मिसाक सेंटर बना दिए। मिसाक सेंटर वालों से कभी ये पूछिएगा कि उनके पास जो है वो इमरजेंसी प्लान क्या है। अगर फर्ज किया अगला जड़ावाला वाला वाकया हो जाता है, तो उनके पास जो है वो इमरजेंसी डील करने की क्या हिकमत अमली है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनके पास कोई हिकमत अमली नहीं है, उनके पास कोई प्लान नहीं है।
तो जी मिसाक सेंटर जो है वो सिर्फ हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए ना बनाए, हमें ठोस जो है वो कोई प्लान बताएं कि आइंदा उस दिन जो है वो जड़ावाला में 8-10 घंटे पुलिस जो है वो तमाशा देखती रही है, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं किया। मैं गवाह हूं इस चीज का, मैं गया था, मैं वहां मौजूद था। जब तक रेंजर्स नहीं आई, जलाओ जी जी घेराव जो है वो नहीं रोका गया। तो मिसाक सेंटर के पास या पंजाब जी पुलिस के पास आइंदा ये सारा कुछ रोकने के लिए इमीडिएटली जो है वो क्या प्लान है? तो ये कुछ गुजारिशात जो है जी वो मैं आपके सामने जो है तो वो रखना इस पे चाहता मैं था। अर्ज करूं। अगर 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 आप चाहें तो हम एक मीटिंग भी बुला सकते हैं। जी मैं जी आपको खाने पर बुलाने को तैयार हूं, मैं जी मीटिंग होस्ट कर सकता जी हूं। जी हम जी मिलके जो है वो इस पे स्ट्रेटजी, जी, वो आपको हम बाद पता में है कि करते हैं। तो अगर आप बेहतर समझे तो यहाँ मैं कुछ अर्ज आपके गोशगुजार करूं जो आपने फरमाया। हुक्म हुक्म हुक्म। सबसे जी पहले जी तो देखिए कि मैं जी आपको बात बताऊं, जो मेरी कौम की आवाज है वही मेरी आवाज होनी चाहिए। जब कौम चाहती है कि इलेक्शन होना चाहिए तो यकीनन इलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। मैं ये आवाज उठाऊंगा, ये मेरा आपके साथ वादा है। थैंक तो यू। इस पे आपको ये मैं बताता चलूं, एक और बात भी यहाँ ऐड करूं। खिदमत के लिए इलेक्शन या सिलेक्शन की बात नहीं, खिदमत आपके खून में शामिल होती है। बेशक खिदमत जो है, अगर ठीक आपने कहा। खिदमत करनी है तो वो इलेक्शन सिलेक्शन वो आपको नहीं रोक सकता, वो आपके खून में शामिल है। अगली बात आ गई जो आपने गिला किया कि पार्टी ने किसी को टिकट नहीं दिया। मैं भी आपसे गिला करता हूं, हमारे जो बड़े बड़े नाम हैं जो 20 सालों से सियासत में बैठे हुए हैं, उनमें से अप्लाई किसने किया है? 3 करना जगह चाहिए का ना, आपने नाम लिया करना है। चाहिए, तीन करना चाहिए। 3 जगह में हमारे वो बड़े लोग शामिल हैं, तो वो तो 5वीं दफा भी उसी तरले पे लगे हुए हैं। खुदा दा वास्ता सानू फिर वारी दे दो, खुदा दा वास्ता दे सानू फिर वारी दे दो। तो भाई इलेक्शन में देखें, जब आपने आना है, इलेक्शन लड़ना है, एक सियासी कादावर बंदा होगा तो वो इलेक्शन लड़ेगा ना। तो देखे किसी ने अप्लाई नहीं किया, जब कोई अप्लाई नहीं करेगा तो पार्टी कैसे किसी को टिकट देगी? अगर हम अप्लाई करते फिर तो टिकट ना मिलता तो फिर तो बाबा जी आपने क्यों नहीं अप्लाई किया उसपे? आप भी तो थे नहीं ना, देखे, आप भी तो। मैं तो अभी सियासी बच्चा हूँ, मेरा तो अभी अप्लाई करना बनता नहीं था। तो दूसरा, मेरे इलाके में तो वोट ही बहुत थोड़ा है। जिस हल्के में मैं हूँ वहां तो हाँ क्रिश्चियन वोट बहुत थोड़ा है। ये जो बड़ी बादी है, यहाँ जी पे बड़ी बड़ी तादाद में हमारे लोग हैं, यहाँ जो लोग थे उनको अप्लाई करना चाहिए था। लेकिन वो बाबा जी, तो इसी तरह आप देख रहे हैं, आपके सामने सारे हालात हैं, देखिए वाकयात जो है अगर वो आप पार्टी अगर का अगर दस्तक इस पे मैं शफकत छोटी पे सी था, शीरी, अगर पार्टी मैं का बात कर दूं, दस्तक शफकत, तो शीरी। आप अगर वो अप्लाई करते तो वो बेशक क्रिश्चियन वोट कम थी, कोई बात नहीं, लेकिन शीरी मुस्लिम भी डाल सकते थे आपको। शीरी पार्टी का दस्तक शफकत आपके साथ था शीरी ना। बात सुने, बात जी सुने। जी मैं मुझे बाबा जी, मुझे इजाजत है बात करने की? जी 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 सर अच्छा, सर सर पहली बात तो ये कि देखिए, अगर बिलावल जो है वो NA 127 से आके लाड़काना से कराची से इलेक्शन लड़ सकता है, तो आप भी जो है वो बहार कॉलोनी और योहानाबाद से आके इलेक्शन लड़ सकते हैं। जब मैं हम बिलावल आपको बनूंगा वेलकम तो करेंगे, जरूर लड़ूंगा। बाबा फैलबूस, हम आपको वेलकम करेंगे। ठीक जी है। थैंक यू थैंक यू आप थैंक आप जनरल नशिस्त पे इलेक्शन लड़ेंगे तो सैमसन सलामत आपके जलसे में आके तकरीर करेगा। हाँ, ये मैं मैं ठीक अटक कह के रहा हूँ। बात करूंगी, मैं अच्छा, ठीक है। अटक से अच्छा, आपके साथ मैं खड़ी कुछ हूँ। कहना चाह रहा था कि जी मैं समझता हूँ कि बाबा फलबूस की ये एक ट्रेनिंग होगी, पहला सेशन। जी अगर जी ठीक जी दूसरे है। में ना आए तो फिर तो कहे कि वाकई अच्छा, आपने जो बात मुंह से निकाली है वो। जी गलत शमसद है। साहब। शमशद मैंने साहब एक मैं दफा ही सिर्फ, बनना है, ये भी आप रिकॉर्ड कर लें, अच्छा एक दफा ही बनना है। अच्छा बाबा जी, मेरी बात सुने। जो आज जो थी ना, आपने कहा कि खिदमत के लिए इलेक्शन के जरिए आए या सिलेक्शन जी के जी जरिए, मैं इस पे सिर्फ 2-3 जुमले आपको कहना चाहता हूँ। फिर अगर ये जी जी भाई। फार्मूला है, फिर तो सियासत में ना भी बंदा आए तो खैर है, फिर तो मेरी तरह सियासत से बाहर भी बैठ के असम्बली से काम जो है वो किए। मसला असल में पता है उसूल का है। मैं जाती तौर पर शख्सियात से मेरी जो है वो कोई वो नहीं है, जो भी लोग गए हैं असम्बलियों में वो हमारे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं। असल में ये मामला है उसूल का। डेमोक्रेसी जो है उसका उसूल ये जी है, जमहूरियत का उसूल ये है कि नुमाइंदा वो होता है जिसको लोग वोट देकर मुंतखब करते हैं। ठीक है। जी तो इसमें जो चीज मिसिंग है वो ये है कि जितने भी लोग जो हैं वो रिजर्व सीट पे आते हैं, चाहे वो अकलियतों की नशिस्तें हैं या वो खवातीन की नशिस्तें हैं, वो लोगों से जिसके वो नुमाइंदे हैं
जिसके नुमाइंदे वो कहलाते हैं, उनसे वो वोट जो है वो लेकर नहीं आते। ये इस सिस्टम के अंदर जो है अच्छा, और फिर पार्टियों के अंदर बाबा जी कोई मेरिट नहीं है। आप देखिए, मेरिट नहीं है, मेरिट नहीं है, जी जी इसलिए तो जिन बंदों का जिक्र कर रहे हैं वो 5-5 दफा हो गया बैठे हुए हैं। मेरिट नहीं है जी तो जी इसीलिए बैठे हुए हैं। जी जी सैमसन साहब, थोड़ा सा टाइम हमारा रह गया है, मैं चाह रही हूँ हम शॉर्टली सारों तक पहुंचे। आप तो पहुंच जाए। अब बहुत बाबा शुक्रिया, साहब को बहुत खतरे में डाल दिया इन्होंने। नहीं नहीं जी, मैं कोई खतरे में नहीं हूँ, मैं बड़ा जुर्तमंद आदमी हूँ। खुदा के अच्छा फजल से वो आपको नजर आएगी बातें बाबा हमारी जी, जो हम कह रहे हैं। अच्छा, मैं जिस और एरिया में रहती हम हूँ वहाँ जरूरतमंद बाबा लोगों जी से प्यार बात करते करते हैं। हैं। आई लव यू, तो आई लव यू सैमसन भाई। अब आप क्रिश्चियन कम्युनिटी के आप लीडर बन गए हैं, बाप बन गए हैं, आप उनके लिए असेंबली में जा रहे हैं, मेरा ईमान है कि आप बहुत अच्छा काम करेंगे। अच्छा बाबा जी, मुझे एक सवाल आपसे करना है कि जी जी आपने जैसे कहा कि आपने बहुत सी कुर्बानियां दी जी अपनी पार्टी के लिए, और बहुत कुर्बानियां दे के आप यहाँ तक पहुंचे हैं, तो क्या जी आप वो थोड़ी बहुत हमें वो मुश्किलात बताएंगे जो आप मतलब बताना मुनासिब समझते हैं, आपने क्या क्या फेस किया? और मैं समझती हूँ कि जिस जगह पे खड़े हैं, क्या आपकी पार्टी आपकी उम्मीदों पे पूरी उतरेगी? जैसे आपका जी जी इंथ्यूजिज्म है, आपके अंदर एक पैशन है अपनी कौम के जी लिए काम करने का, क्या आपकी टीम आपकी बैकबोन बनी रहेगी? जी जी, खुदा के फजल से मुझे जी पूरी उम्मीद है कि मेरी कायद, मेरी लीडर, मौजूदा सीएम मरियम नवाज साहबा, जो हमारे जायज मामलात हैं, जब हम उनके हजूर पहले पेश कर भी चुके हैं। अब जब उनको, मुझे तो उन्होंने कहा था जब असेंबली में आएंगे तो फिर ये सारी बातें करना, इसलिए मैं तो हम्म, पूरी उम्मीद हूँ कि मैं वो बातें करूंगा तो खुदा के फजल से यकीनन उन पे अमल होगा। और एक बात मैं बहना देखे, यहाँ मेरी कौम मुझे सुन रही है, वो अगर हम देखेंगे कि हमारी नहीं बात सुनी जा रही, तो भाई जरूरी तो नहीं कि हमने इस कंबल को पकड़े रखना है। हाँ, क्या हाँ, क्या प्रॉब्लम है, हमें क्या कहिए। प्रॉब्लम है? ये बहुत अच्छी बात कुछ की। जरूरी तो नहीं ना। अगर हमें ये नजर आ, अगर जिस कौम के लिए मैं आया हूँ, जिस कौम के नाम पे मुझे ये इज्जत मिली है, अगर मैं उनकी आवाज नहीं बन सकता, मेरी आवाज पे कुछ हो नहीं सकता, तो फिर मेरे हिसाब से तो ये इस सिस्टम का फिर हिस्सा रहने की भी जरूरत नहीं है। तो मैं ओके, आपको इस कुछ बात मुझे का समझ यकीन आ रहा है, दिलाता हूँ। कुछ कुछ मुझे समझ आ रहा मैं है, तो आपने कहा है आप पहली और आखिरी दफा आए हैं, मुझे कुछ कुछ अब समझ आ रही है आपकी जी, अंदर मैं की चीजें। ईमानदार आदमी हूँ, अमान में कायम आदमी हूँ। तो देखें, ये आने का एक मेरा मकसद था। जब मैं हाँ हाँ। बात पहले करता तो मैं आम एक आदमी था, फैलबूस है, कोई फैलबूस है। अब खुदा हम्म, ने मुझे एक इज्जत से नवाजा है। अब जब मैं जी, वो बात करूंगा तो वो बात एक वजन रखेगी, सही, बाबा वो एक फिर वजन ये रखेगी। ये बात जो है जी वो असेंबली में बैठे हुए कुछ और लोगों को भी समझाना। तो फैलबो जी हाँ जी, जी साहब, मैं चलूंगा, थोड़ा सा एक सवाल जी जी करूंगा, क्योंकि फ्रांसिसाबाद, जी गुजरनवाला फ्रांसिसाबाद से हमारे साथ दिलनाज रॉबर्ट हैं, जो वहाँ सोशल वर्कर भी और कई बार काउंसिल का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। मैं उनसे एक छोटी सी बात पूछ के फिर वापस जी आता हूँ। तो मैं आपको वेलकम कहूंगा, जी दिलनाज रॉबर्ट। तो मैं चाहूंगा कि आपकी इतनी बड़ी आबादी, तकरीबन 35,000, जो मैं जानता हूँ कि इतनी तादाद है, 35,000 की तादाद, और पुराना चक है आपका, बड़े अच्छे लोग भी हैं, वहां से बाहर भी गए हुए या अच्छी पोस्टों पे भी है, लेकिन उसकी खस्ता हाली जो है वो एक हाल जरूर था। जैसे मेरी बात भी वहां हुई इस दफा कि वो सियासी थी कि आप जिसको वोट देते आप उसको कहते कि ये हमारा देखो क्या हाल है, इतने अरसे से हुआ नहीं। आप क्या कमजोरी वहां क्या हुई कि क्यों नहीं ऐसा, उसकी हालत क्यों नहीं तब्दील होती? जो फ्रांसाबाद की ये डेवलपमेंट के हवाले से बात हो रही है, तो फ्रांसाबाद में इससे पहले जितने भी काम हुए वो नून लीग के ही प्लेटफॉर्म पे हुए। मैडम जॉइस ने पहले फ्रांसाबाद के डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किया, लेकिन फ्रांसाबाद रोज रोज आबादी बढ़ने के साथ साथ जो इसके पुराने वसाइल हैं वो नाकाफी हैं। जैसे भी हम बात करें सेवरेज की, फ्रांसाबाद में जो मौजूदा सेवरेज है वो आज से तकरीबन कोई 12 साल पहले डाली ली गई, लेकिन उस वक्त आबादी कम थी। अब आबादी ज्यादा होने की वजह से सेवरेज के जो पाइप हैं वो छोटे हैं और उन पे लोड ज्यादा है, और जिसकी वजह से सेवरेज का निज़ाम सारा इस वक्त धर्म भरम है। और फ्रांसाबाद में इस वक्त सेवरेज की वजह से काफी हालात खराब हैं। मैं बाकी डेवलपमेंट के असल में हवाले दिलनाज
बात ये है कि आप ये सियासी लोगों से ये अमरात ले सकते थे, काम ले सकते थे, क्योंकि आप वोट देते हो। लेकिन क्या वजह है कि सियासी लोग, एक तो आपने बात की कि नून लीग ने, लेकिन आप तो कब से दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं, तो वहां पे हालत तो चेंज नहीं हुई। जो होना चाहिए था, ना स्कूल है, ना बैंक है वहां पे, और ना ही डाकखाना आपको मिला है वहां पे। जिस स्कूल के हवाले से हमारी बहुत जस्तजू रही, बड़ी दफा मीटिंग्स भी हुई, लेकिन मेन इशू आ जाता है कि जब भी यहाँ पे हम सर्वे वगैरह भी करवाए हैं, महकमे के लोग भी आए, मेन इशू आ जाता है जी कि स्कूल के लिए जो जगह है वो कम्युनिटी हमें प्रोवाइड करे। और फ्रांसाबाद में जितने भी लोग यहाँ पे हैं, कोई भी अपने 5 मरले या 10 मरले के प्लाट से ज्यादा किसी के पास जगह नहीं है। हाँ जी, जो भी हमारे ऐसे MP MN होते हैं, वो इसी बात का सहारा लेके कि कम्युनिटी हमें जगह प्रोवाइड करे तो हम कोई स्कूल के लिए बिल्डिंग बनवा दें। इसकी वजह से हमारा अभी तक कोई भी कोई सरकारी बिल्डिंग या कोई सरकारी इदारा यहाँ पे परफॉर्म नहीं हो सका। श्री, मेरा ख्याल है हम फिर करेंगे बात, तो इजाजत लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे श्री असलम साहबा? हाँ जी, जैसे कि अभी मैंने सारी बातें भी सुनी, हमने शेयर भी किया लोगों के साथ भी। तो मैं समझती हूँ कि जब हम तालीम की बात पे आते हैं ना, मैं ये जो लास्ट वाले हमारे पार्टिसिपेंट है, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाती हूँ कि हमारी जो बात आ जाती है गलियां नालियां सड़कें, इस पे आके रुक जाती है। और हमने एजुकेशन पे कभी कोई सर्वे करवाया ही नहीं है। अगर देखें वहां पे कोई लैंड नहीं दे रहा, तो जितने भी क्रिश्चियन इदारे थे वो वहां पे पहुंच सकते थे, चर्च पहुंच सकता था, मिशनरीज पहुंच सकते थे, ये उनको अप्रोच करते। सेकंड थिंग के हमारे जो MNA MPs है, इनका पहला काम ही यही है कि वो अपने एरियाज में देखें और वहां से वो एक डेटा लें कि वहां पे हमें कितने स्कूल चाहिए, कितनी टीचर्स चाहिए, और ये वो असेंबली में बताएं या जहां पे उनको शेयर करना है वहां पे शेयर करें। और हम वहीं पे अटक जाते हैं कि हमारी गली के सामने जो कच्ची जगह है वो पक्की नहीं की गई। तो मैं समझती हूँ हमें मेच्योर होना है, वक्त के साथ हमें अपने आप को मेच्योर करना है। और सेकंड थिंग जो है, जैसे बाबा फिरबूज साहब ने कहा, तो वो भाई जो है मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा उन्होंने इन चीजों को बताने की कोशिश की है, और खुदा ने चाहा तो वो काम भी इन चीजों पे करेंगे। मसला ये बन जाता है कि हम तो लीडर किसी को मानते ही नहीं ना। हम कहते हैं हर बंदा अपने घर में एक लीडर बना हुआ है। हम कहते हैं जी सलामत साहब ठीक नहीं काम करते, श्री असलम ठीक नहीं करती, फलाना ठीक नहीं करता, और जो कर रहा है उसका साथ दे दे, उसके बाजू बन जाए, उसके हाथ बन जाए, उसके सपोर्ट कर दे। बेशक वो जिस भी लेवल पे वहां पे पहुंचे हैं, मेरे ख्याल में हम सारों को उनको सपोर्ट करना चाहिए। उनकी सपोर्ट हौसला अफजाई के साथ वो वहां पे ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। तीसरी बात जो मैंने फील किया है, हम लोगों में लीडरशिप की कमी है। तो यही वजह है कि हम आज तक यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जैसे कि 4 उन्होंने रखे हैं पॉइंट्स, तो मेरे ख्याल है अगर इसके 4 पॉइंट्स को तमाम लीडर मिलकर इस असम्बली में काम करें, असम्बली में बात करें, तो नो डाउट कि ये कामयाब ना हो, जरूर कामयाब होगी ये चारों चीजें। और बड़ी वैलिड है और बड़ी बेहतरीन है हमारी कम्युनिटी के लिए। हाँ, अगर लीडर्स में दम हो तो वो असम्बली से ये सारा कुछ पास करवा सकते हैं, वो चाहे नून लीग के हो चाहे पीपल्स पार्टी के हो। लेकिन जब अपनी कौम की बात है तो सारे उस पर एक लब बैठ के एक बात पे वो स्टैंड करें अपने लीडर्स के साथ। थैंक यू जी श्री असलम साहब, बहुत शुक्रिया। और सैमसन साहब, आप इस वक्त क्या तवक्कुआत कर रहे हो? मुझे कुछ ऐसे सामने आए हैं, पंजाब गवर्नमेंट के कुछ एक्शन ऐसे आए हैं जिससे लग ऐसा रहा है कि बेहतरी आएगी, क्योंकि पंजाब में आप चले जाए, मजहबी तासब चले जाए, और बहुत कुछ मसाइल, ज्यादा दूसरों के निस्बत मसाइल ज्यादा नजर आते हैं, मराठीज के लिए भी वैसे ही। लेकिन एक लग रहा ऐसा है कि कुछ जरूर होगा। एक कल जैसे उन्होंने कहा कि जी ईस्टर की तैयारी करो, मोहतरमा मरियम नवाज ने, या और जो एक पानी का, गंदा पानी का फिर प्रोटोकॉल, मुझे कतई ना दिया है, कोई रोड ना रोका जाए, कुछ लग रहा है ऐसा कि ये में भी कुछ तौक़ुत। आपकी तौक़ुत क्या है? तो फिर हम इजाजत। बहुत शुक्रिया। मैं तो चूंकि हर वक्त सियासी और समाजी जदोजहद में रहता हूं, और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द पाकिस्तान के हालात जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। मायूसियां हैं, मामला ठीक नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद को कभी अपनी जिंदगी में मरने नहीं देता। और हमारी उम्मीद सियासी तौर पर भी रियासत में सियासतदानों से होनी चाहिए, सियासी जमातों से होनी चाहिए,
और मैं इनके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ। रही पंजाब की बात, तो मैं समझता हूँ कि चूंकि पंजाब के लोगों को मजहब इंतहा पसंदी का ज्यादा सामना है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि हमें इन इंतहा पसंदों से डरने की, दबकने की जरूरत नहीं है। अगर हम असम्बलियों से बाहर बैठ के दबंग तरीके से बात कर सकते हैं, तो जो भी हमारे दोस्त असम्बलियों में बैठे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही अंदाज में आप समझते हैं कि आप अपने लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, उनकी नुमाइंदगी करना चाहते हैं, तो फिर आपको मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ जो है वो आवाज उठानी चाहिए। वो लोग भी आज कब्रों में हैं जो ये समझते थे कि हम हक की बात करेंगे तो मारे जाएंगे, मगर वो भी गए हैं, मगर हमने भी जाना है। और जो असम्बलियों में समझते हैं कि वो बात ना करके महफूज है, जिंदगियां उनकी भी खत्म हो जानी है। अगर शहबाज भट्टी को आज हम याद करते हैं, तो इसी वजह से वो जिंदा है कि उन्होंने जो काम किया वो दबंग अंदाज में किया। उन्होंने अपने लोगों के हक की बात की, और उसकी हक की बात करते करते उनकी जान जो है वो चली गई। तो ये हमारे सीखने की भी बात है। और कौमों के अंदर कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनमें जुर्रत होती है, जो जुर्रत करते हैं और जो कुर्बानी देने का जो है वो जज्बा भी रखते हैं। तो मैं तो जद्दोजहद का कायल हूँ, बात करने का कायल हूँ। हमें काम करना पड़ेगा लंबे अरसे के लिए, लेकिन हम ये इन इंतहा पसंदों को हमें शिकस्त देनी पड़ेगी। दबक कर बैठना कोई हल नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया। श्री असलम, इजाजत लें कि कुछ कहना है, या इजाजत लें सबसे? हाँ, मेरे ख्याल में इजाजत लेनी मैं चाहिए। मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूंगी कि जैसे आपने देखा कि ये अभी पिछले दिनों वो एक लेडी के साथ हुआ कि उसने वो शर्ट पहनी हुई थी तो हलवा आ गया। तो मैं समझती हूँ कि देखिए, कि जब हम इस तरह की चीजों को नहीं, जैसे सैमसन साहब ने कहा इंतहा पसंदी का, तो स्पेशली जरूरी नहीं है कि किसी क्रिश्चियन के साथ इंतहा पसंदी हो, मुस्लिम्स के साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल में इंतहा पसंदी उसी वक्त हम खत्म करेंगे जब हमारे अपने अंदर भी इतनी जरूरत होगी, हमारे अपने लीडर्स भी अच्छे होंगे, और हमारे अपने लीडर इन चीजों को खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं समझती हूँ हमारे अंदर एक खुद भी इंतहा पसंद एक बंदा छुपा होता है। तो अपने अंदर की भी इंतहा पसंदी को हम मारे, ताकि हम बाहर की इंतहा पसंदी के साथ मुकाबला कर सके। तो मैं समझती हूँ कि इकबाल खोखर साहब काफी देर से खामोश हैं और चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये अपना पैगाम दें कि ये इन सारी चीजों के बारे में क्या समझते हैं, कि क्या अच्छे दिन आएंगे, या हम वैसे ही रुड़ते रहेंगे, लुढ़कते रहेंगे। मैं दोबारा सबको सलाम करता हूँ कि जितनी बातें हुई हैं इस फोरम पर, और खासकर हमारे भाई सलामत साहब और फैलबू साहब, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं और रोशनास बातें की हैं, जो ज़हनों को रोशन भी करती हैं और हमारे मुस्तक़बिल को भी रोशन करेंगी। तो ये इसी पे हमारी उम्मीद है कि जस्तजू जो है, मेहनत जो है, ये हमारा मुकद्दर है। हम करते जाएंगे तो इसमें हम आगे बढ़ते जाएंगे और फतह पाते जाएंगे। जब हम मेहनत नहीं करते तो फिर मुकद्दरों का गिला क्या करना होता बहुत शुक्रिया। तो श्री असलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इकबाल साहब आपका, फिर दिलनाज, सैमसन, सलामत साहब और बाबा फेलबूस क्रिस्टोफर साहब का आपका बहुत शुक्रिया। और हम फिर एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। और एक बात जाते जाते जरूर कहूंगा कि अगर अपोजिशन ने कहा है कि हम सख्त टास्क देंगे, कोई कानून पास नहीं होने देंगे, चलने नहीं देंगे, तो ये मुल्क पहले से भी बदतर हो जाएगा। ये सोचने का एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि आप काम करने दें और साथ करें। ये तो नहीं गुड गवर्नेंस वाला काम एक दफा पहले हुआ है कि जब पीपल पार्टी की हुकूमत थी या नवाज शरीफ की आपस में ये चल रहा था तो गुड गवर्नेंस कहते थे। गुड गवर्नेंस होना भी कोई इतना बुरी बात नहीं, लेकिन काम करना चाहिए जो अच्छे काम, वरना ये 5 साल क्या 1 साल क्या लम्हे जो है वो बहुत दूर ले जाते हैं। इसलिए सबको, जितने भी, चाहे वो अपोजिशन में हैं चाहे वो इक़्तिदार में हैं, उनको सोच समझ कर इस मुल्क को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये भी बात वाज़ेह हो गई है कि अब लोग इंतहा पसंदी पसंद नहीं कर रहे, लेकिन जो हैं
जो कर रहे हैं, अगर यहाँ पे जो इशरा का फिर टास्क मिला है कि अगर उनको मुजरमों को सजा दी जाए और उसके साथ साथ जड़ा वाले के भी मुजरमों को सजा दी जाए, तो मेरा ख्याल है एक बड़ा अच्छा एक नमूना आएगा। इसी के साथ आपसे सबसे इजाजत चाहते हैं, बहुत शुक्रिया के साथ। थैंक यू।